क्या हाल है आप सबके। एक बहुत ही छोटा, बहुत ही टू द पॉइंट एक लाइव सेशन आपके साथ कर रहा हूं। देखिए, अभी नीट यूजी 2024 की डेट अनाउंस हो गई है और ये जो डेट है हम सब जानते हैं, ये 5 मई है। 5 मई 2024 2 बजे से 5:20 तक आपका पेपर है। ये चीज बिल्कुल डिसाइड हो गई, इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं है। बिल्कुल फर्स्ट संडे ऑफ मई को ये टेस्ट होता है, ये डेट अनाउंस हो गई है। अब मेन चीज ये है कि आज का जो सेशन है वो हम बायोलॉजी के बारे में कर रहे हैं। क्यों हमें टारगेट करना चाहिए बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360? ऐसी क्या इंपॉर्टेंस है इस बायोलॉजी की कि इसमें 360 में से 360 नंबर लाने काफी जरूरी है, और कैसे लाए जा सकते हैं यह भी एक चीज हमें देखना है। एक तो इसकी जरूरत क्या है, और दूसरा हम ये देखना चाह रहे हैं कि इसको करा कैसे जा सकता है। बेसिकली क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ने का तरीका क्या है, किस तरह से अपनी स्टडी को मैनेज किया जाए, कैसे टाइम को मैनेज किया जाए, किस तरह से इस बायोलॉजी को अप्रोच करें। बायोलॉजी आपका प्रिय सब्जेक्ट भी है और बायोलॉजी में आपको इंटरेस्ट भी है। बायोलॉजी में आप अपने को ऐसा लगता है आपको कि ये आपकी स्ट्रेंथ है। ये बात सही भी हो सकती है, इस चीज को भी हम एक बार चेक कर लेंगे कि ये वाकई में आपकी स्ट्रेंथ है कि नहीं है, और फिर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इसको किस तरह से रियली में अपनी स्ट्रेंथ बनाई जा सकती है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा यही है कि बायो में क्यों जरूरी है इस 360 में से 360 को स्कोर करना। सो हम बात कर रहे हैं 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करना क्यों जरूरी है। जब से एनटीए पेपर ले रहा है तब से आप ये देख रहे हैं कि बेसिकली कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर जाती जा रही है। सो अगर आप रीसेंट ईयर्स में कट ऑफ देखेंगे तो मेरे को एक ये नंबर लिखना पड़ेगा, 620 मार्क्स। इस नंबर पे आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक सीट मिल जाएगी। सो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट के लिए अब हो क्या रहा है कि 620 नंबर लाना बहुत जरूरी है। इसके बिना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट नहीं मिल रही है। सो एकदम कट ऑफ कहां जा रही है बेटे? ऊपर जाती चली जा रही है। अब जब कट ऑफ ऊपर जा रही है तो आपको बायो जो आपका स्ट्रेंथ है उसमें मैक्सिमम स्कोर करना पड़ेगा, ताकि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये जो 2 सब्जेक्ट्स हैं, इसमें थोड़ा सहारा मिल सके। पहली इंपॉर्टेंस तो ये समझ लीजिए, कट ऑफ पे पहुंचने के लिए जितना ज्यादा 360 के पास जाएंगे आप बायोलॉजी में, उतना आसानी से आप कट ऑफ के पास पहुंच सकते हैं। तो मान लीजिए आपने ये कहा कि मेरे बायो में लेट अस से 340 मार्क्स आते हैं। सो मैं ये 620 का गणित देख रहा हूं। मान लीजिए आपकी बायो बहुत स्ट्रांग है, आपने कहा कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं? 340 नंबर आ रहे हैं। फिर मैं आपसे बार बार कह रहा हूं मेरा टारगेट कितना है, मेरा टारगेट कितना है? 360 आउट ऑफ 360। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि टारगेट अचीव हो। जितना इसके पास पहुंचे वो बहुत जरूरी है। बहुत ही बढ़िया होगा अगर 360 में 360 आ जाए, लेकिन किसी भी कीमत पर अगर मैं 360 टारगेट कर रहा हूं, तब उस हिसाब से तैयारी कर रहा हूं, तब मेरा बुरे हाल में भी 340 नंबर आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो मैंने ये कहा कि इस बायो में 340 नंबर लाना आप लेकर के आ गए, और इसके बाद में मान लीजिए फिजिक्स आपकी प्रॉब्लम है तो आपको 120 नंबर चाहिए। अगर आप ये देखेंगे तो ये 460 नंबर बनते हैं। अभी भी आपको केमिस्ट्री में कितने नंबर चाहिए? 160 नंबर चाहिए। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मैथ। ये जो मैथ है ये सच्चाई है। इसके बिना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन नहीं हो रहा है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने ये नंबर 350 लेकर के आ गए तो इन पर थोड़ा सा प्रेशर कम होगा, और अगर आप 360 नंबर लेकर के आ गए तो वो प्रेशर और कम होगा। नाउ दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये बायोलॉजी की इंपॉर्टेंस है। बायोलॉजी में अच्छा स्कोर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट दिलाने की तरफ पहला कदम है। दूसरी चीज समझिए, क्योंकि आप बायो में काफी कॉन्फिडेंट फील करते हैं, सो नॉर्मली
नॉर्मली जो पेपर है उसमें आप सबसे पहले बायोलॉजी की से ही शुरुआत करते हैं। जब आप बायोलॉजी से शुरुआत करते हैं तो बायोलॉजी में ज्यादातर क्वेश्चंस में टाइम नहीं लगता। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने बायो के 90 क्वेश्चंस करने हैं तो दिस कैन बी डन इन अंडर 60 मिनट्स। इनको आप 60 मिनट से कम में कर सकते हैं। सो बायो इज डूएबल इन अ लेसर पीरियड ऑफ टाइम। बायोलॉजी का पेपर 60 मिनट से कम टाइम में किया जा सकता है। अब इससे फायदा यह है कि जब आपने 60 मिनट में 90 क्वेश्चन कर दिए, एक तो आपको साइकोलॉजिकली पता चलेगा कि आपने आधा पेपर अटेम्प्ट कर दिया। दूसरा, जब एक अच्छा बच्चा पेपर अटेम्प्ट करता है तो उसे पता होता है कि पेपर में उसके साथ क्या हो रहा है। अच्छे से आइडिया होता है बेटे, आपने पेपर दिया है, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आपको यह बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। और जैसे ही आपको यह पता लगता है कि मेरा पेपर अच्छा जा रहा है तो यह वो कॉन्फिडेंस है, यह वो कॉन्फिडेंस है जो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरफ लेकर के जाएंगे। तो मैं बायो में, अगर आप ये कह रहे हैं कि जी बायो मेरा स्ट्रांग है, तो मैं इसके 2 पैरामीटर्स आपको बताऊंगा। सो अगर आपने ये कहा कि बायो मेरा स्ट्रांग है तो मैं ये कहूंगा क्या आपके 340 प्लस आ रहे हैं, और दूसरा क्या लेस देन 60 मिनट्स, 1 घंटे से कम में, दिस इज इंक्लूडिंग OMR फिलिंग, आपके इतने नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। बच्चों, क्या मेरी बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई है? क्या आप मेरी बात से एग्री कर रहे हैं? क्या आपको यह लगता है कि यह बायोलॉजी की इंपॉर्टेंस वाकई में है? क्या आप ये मानते हैं, जो लोग पेपर दे चुके हैं, कि इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है तभी आप सेलेक्ट होंगे? प्रेशर में परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार बहुत अच्छे से पढ़े हुए बच्चे एग्जाम में फॉल्टर कर जाते हैं। सो अगर आप ये सब बात मानते हैं तो आप ये देखिए कि किसी भी काम को जब हम शुरुआत अच्छा करते हैं तो ये समझ लीजिए इट इज एक्चुअली हाफ डन। आपने बायोलॉजी से शुरुआत करी, और जैसे ही आपने बायोलॉजी से शुरुआत करी और आपने अच्छा उसमें किया बायोलॉजी में, तो इमीडिएटली आपको क्या लगेगा? आपको ऐसा पता लगेगा कि हाँ, ये मेरा कॉन्फिडेंस है, इस कॉन्फिडेंस को लेकर के मैं आगे जा रहा हूं। तो आपका आंसर आया यस सर, थैंक यू सो मच। ये बहुत बढ़िया चीज है बेटे, इसको आप इंटरेक्ट कीजिए, कोशिश करिए, मुझे अपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम बताइए, क्योंकि इस लाइव सेशन में मुझे पेपर नहीं देना है, ये पेपर आपको देना है। इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि आप अपनी प्रॉब्लम्स मेरे से जरूर पूछिए कि आपकी खुद की प्रॉब्लम्स क्या है। तो क्या यह बात बिल्कुल क्लियर हो गई? मैं बायोलॉजी को स्ट्रॉन्ग मानूंगा, लेकिन इसके मुझे क्राइटेरिया 2 हैं। अगर मेरे बार बार नंबर 340 से प्लस आ रहे हैं, मैं अपने इंस्टीट्यूट में टेस्ट देता हूं, मैं PYQ करता हूं, मैं सैंपल टेस्ट पेपर करता हूं, 60 मिनट के अंदर OMR फिलिंग के साथ में मेरे 340 या 340 से ज्यादा नंबर आते हैं, मैं ये मान लूंगा कि हां, मेरी बायोलॉजी स्ट्रांग है, मुझे बायोलॉजी से अपना पेपर शुरू करना है। इस कॉन्फिडेंस को लेकर के मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री के सेक्शन में घुसना है। बायोलॉजी की इंपॉर्टेंस ये है कि ये मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट के पास लेकर के जाएगी, और मेरा जो थोड़ा बहुत जो डर है फिजिक्स केमिस्ट्री में, उस पर से थोड़ा प्रेशर कम हो सकता है। अब देखिए, एक परसेप्शन की बात समझिए। बच्चों में एक परसेप्शन है, परसेप्शन ये है कि बायो इज इजी, बायो इज इजी एंड एवरीबडी स्कोर्स 300 प्लस। हर एक जना इसमें 300 से ज्यादा नंबर स्कोर करता है। अब अगर हम इस असर्शन की तरफ देखें तो इसमें बेटे 2 बात समझने की कोशिश करिएगा। ये वाली बात तो ठीक है, इससे तो मैं भी एग्री करता हूं कि बायो क्या है, आसान है, कोई शक नहीं है। बायो क्या है बेटे, आसान है। लेकिन इससे एग्री नहीं करता, इससे एग्री नहीं करता, ये रियलिटी नहीं है, ये परसेप्शन है। बड़े ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए, ऐसा नहीं है। आप जानते हैं कि जो क्वालिफाइंग स्कोर है 50th परसेंटाइल, वो 170 से भी कम होता है। उन लोगों के बायो में 300 नंबर नहीं आ रहे। इस बार 500 नंबर पे 1,10,000 के आसपास रैंक है। सो जिसने 500 नंबर स्कोर किया है 720 में से, इन लोगों की जो रैंक है वो
वो 1,10,000 के आसपास है। बड़े ध्यान से समझिएगा, ये जो नंबर है इसका मतलब ये वो करीब करीब लिमिट आ गई जब बायोलॉजी में 300 नंबर आ रहे होंगे। इसका मतलब जो 20 लाख बच्चों ने पेपर दिया था उसमें करीब केवल 1 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनके बायो में 300 से ऊपर नंबर आए। इतना भी आसान नहीं है। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इस काम को करना पड़ेगा, इसमें टाइम लगेगा, ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को कैसे करना है, इसको आपको पूरी इज्जत देनी पड़ेगी, पूरा टाइम देना पड़ेगा, डिसिप्लिन करना पड़ेगा। हां, उस टाइम पर फिर ये बायोलॉजी वो सब्जेक्ट है जिसमें सबसे आसानी से 360 आ सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री एक तरफ, बायोलॉजी एक तरफ। मेरा मानना यह है कि मेजॉरिटी ऑफ द मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए 360 में से 360 किस हाफ में आ सकते हैं, यह ज्यादा आसान काम बायोलॉजी में है बजाय फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के। मुझे उम्मीद है यह बात से आप एग्री करेंगे। सो कोई भी क्वेश्चन है बेटे जरूर पूछिए। देखिए, चलिए अगली बात करते हैं। अब हमें सोचना यह है कि यह बात बिल्कुल ठीक है कि हमें 360 में से 360 लाने हैं। ये क्या चेंज आ रहा है जब से एनटीए पेपर ले रहा है? क्या कोई चेंज है बायोलॉजी में? क्या बायोलॉजी में जिस तरह से क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है उसमें कुछ चेंज है? तो मैंने ये कहा कि आप ध्यान दीजिएगा बेटे, हुआ ये है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब से एनटीए पेपर ले रहा है, धीरे धीरे इसमें बॉटनी और जूलॉजी अलग हो गया है। सो बॉटनी और जूलॉजी दोनों को उन्होंने अलग कर दिया है और हर एक में आपको पता है सेक्शन ए और सेक्शन बी, यहां पर भी सेक्शन ए और सेक्शन बी, दो दो सेक्शन बना दिए हैं। ये एक लेटेस्ट ट्रेंड है। सो लेटेस्ट ट्रेंड ये है कि इस तरह से पेपर को सेग्रीगेट किया गया है। बॉटनी अलग की गई है, जूलॉजी अलग की गई है। दोनों में, बॉटनी जूलॉजी में सेक्शन ए सेक्शन बी को एक दूसरे से क्या किया गया है, अलग किया गया है। ये एक चेंज आया है। इसके अलावा जो दूसरा चेंज आया है वो ये है कि जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इनका नंबर इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा असर्शन रीजन क्वेश्चन का नंबर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि बहुत ज्यादा अब केवल फैक्ट से काम नहीं चलेगा, आपको कंसेप्ट्स अच्छे से आने चाहिए। सारा का सारा पेपर एनसीईआरटी से आता है। सो तीसरा टेक अवे यह है कि एनसीईआरटी अभी भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, प्रोबेबली अकेली किताब है जो आपको सबसे पहले एज अ टेक्स्ट मैटर पढ़नी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट किताब एनसीईआरटी है। पेपर एक्सक्लूसिवली किससे आ रहा है? एनसीईआरटी से आ रहा है। पहले भी आता था, अब भी एनसीईआरटी से आ रहा है। नथिंग हैज चेंज। जितना टाइम आप इन्वेस्ट कर सकते हैं आप एनसीईआरटी में इन्वेस्ट कीजिए। अब यहां पर जो मैंने ऊपर लिखा है, बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं। सो उसके पीछे वजह यह है, जब मैंने इस तरह से क्लासिफाई किया तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि जब बॉटनी और जूलॉजी अलग अलग कर दिया गया है तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बॉटनी का भी पार्ट है और जूलॉजी का भी पार्ट है। अचानक इनकी इंपॉर्टेंस, जो नया सेटअप है, जो नया ट्रेंड है, इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। फिर समझिए मेरी बात को। मैंने ये कहा क्योंकि बॉटनी जूलॉजी अलग अलग कर दिया गया है तो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि बॉटनी में भी इंक्लूड होते हैं, जूलॉजी में भी इंक्लूड होते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। और जो प्योर जूलॉजी, प्योर बॉटनी वाले जो चैप्टर्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम हो गई है। इंपॉर्टेंस का मतलब यह नहीं है कि वो अनइंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका मतलब यह है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आते हैं वो हमें पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि आपका मैक्सिमम एफर्ट भी इन क्वेश्चंस में जाना चाहिए। अब जो मैं आपको चैप्टर बताने वाला हूं, इनमें मास्टरी के बिना आपके 360 नंबर नहीं आएंगे नीट एंट्रेंस एग्जाम में। तो जब तक आप इन चैप्टर्स को बिल्कुल ए टू जी, बिल्कुल पूरी तरह से, एकदम पूरी तरह से कवर नहीं करेंगे, तब तक हम क्या कह रहे हैं कि आपके नंबर नहीं आ सकते। इस बात को समझिए बड़े ध्यान से। फॉर एग्जांपल जो सेल की जो यूनिट है, दिस इज यूनिट 3 क्लास 11th, ये बॉटनी में भी पूछा जाता है, जूलॉजी में भी पूछा जाता है। सेल प्लांट का भी होता है, सेल एनिमल का भी होता है, बैक्टीरिया भी एक सेल ही है, माइकोप्लाज्मा भी एक सेल है, हालांकि माइकोप्लाज्मा भी बैक्टीरिया है। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो सेल है ये सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है।
खास तौर पे साइटोजेनेटिक्स, डीएनए का स्ट्रक्चर, न्यूक्लिक एसिड, कहीं से भी पूछा जा सकता है। तीनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, इसके बिना आप एंट्रेंस में नहीं जा सकते। दूसरे नंबर पर मैं लिखूंगा जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। ये जो यूनिट है इसमें, क्योंकि यूनिट में इवोल्यूशन आता है, हालांकि इवोल्यूशन पर से अपने आप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें जो जेनेटिक्स का पार्ट है ये नंबर 2 पर आएगा, बल्कि नंबर 1 पर आएगा कायदे में देखा जाए तो। मैं क्योंकि 11th से 12th की तरफ चल रहा हूं इसलिए सीक्वेंस में बता रहा हूं। जेनेटिक्स से बहुत क्वेश्चन आते हैं बेटे। जेनेटिक्स बॉटनी में भी पूछी जाती है, जूलॉजी में भी पूछी जाती है। पहले इतने क्वेश्चन नहीं थे जेनेटिक्स के, लेकिन अब ये जो है इनका नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। तीसरा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट, बहुत छोटी यूनिट है, इसमें बहुत थोड़े से टाइम से बहुत सारे नंबर स्कोर किए जा सकते हैं। यह यूनिट आपकी यूनिट 9 है, इसको आपने कहा बायोटेक। यह यूनिट 9 है बेटे, यह भी बॉटनी में पूछी जाती है, जूलॉजी में भी पूछी जाती है। केवल 2 चैप्टर हैं, छोटे छोटे चैप्टर, और यहां से प्रोपोर्शनेटली काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10-10, 12-12 क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी से आते हैं। बॉटनी में भी आता है, जूलॉजी में भी आता है। कई बार तो पेपर में सेम क्वेश्चन का मतलब सेम लैंग्वेज नहीं है, सेम कंसेप्ट पे बॉटनी में भी पूछा गया है और जूलॉजी में भी पूछा गया है। इतनी इंपॉर्टेंट यूनिट है, कंसेप्ट हैवी यूनिट्स है। और इसके अलावा जो लास्ट यूनिट है वो है बच्चे इकोलॉजी। इकोलॉजी ट्रेडिशनली हमेशा से ही बहुत इंपॉर्टेंट रही है, अब और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रीसेंट ट्रेंड ऐसा है कि 90 में से 40 से ज्यादा क्वेश्चन इन 4 यूनिट से आते हैं। करीब करीब आधा पेपर इन 4 यूनिट से बनता है। उसकी वजह मैंने आपको यह बताई कि यह वजह वो है कि यहां से क्वेश्चन बॉटनी में भी पूछे जाएंगे बेटे और जूलॉजी में भी पूछे जाएंगे। इसीलिए अगर आपके पास टाइम है और आपके पास टाइम की कमी भी है और आप ये चाहते हैं कि हम कुछ सिलेक्टेड टॉपिक करें, तो ये वो 4 यूनिट है जो आपको सबसे पहले करनी चाहिए। ये आपका स्ट्रेंथ होनी चाहिए। यहां पर आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करिए, जितना टाइम लगा सकते हैं उतना टाइम लगाइए। यहां से आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। ये वो पार्ट है जहां पर आपको स्मार्ट वर्क करना है, अपना टाइम एलोकेशन इस जगह करना है। अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि सर और कोई चैप्टर ऐसे जिसमें कि हम टाइम लगाएं, तो मैं ये बता रहा हूं बेटे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी, अगर प्योर जूलॉजी की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट जो है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी है। ह्यूमन फिजियोलॉजी। और एक और चेंज देखा गया है कि प्लांट फिजियोलॉजी भी अब काफी पूछी जाती है। पुराने पेपर्स में ट्रेडिशनल बॉटनी बहुत पूछी जाती थी, जो पहली यूनिट है वो बहुत पूछी जाती थी, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब उनका नंबर धीरे धीरे कम हो रहा है। अब बेसिकली कंसेप्चुअल, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो ये जो चेंज आ रहा है आपके सामने, ये मैंने आपको बताया कि वो कौन से चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है। जब आप टारगेट ही 360 में से 360 कर रहे हैं तो आप किसी भी चीज को छोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन जब आप प्रायोरिटाइज करते हैं, आपको यह पता होना चाहिए कि वो जो मैक्सिमम एफर्ट कहां पर लगाना है जिससे आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिले। तो उस काम के लिए मैंने ये चैप्टर्स आपके सामने लिख दिए हैं। आपको यह समझ में आ गया होगा कि किस तरह से पेपर को आपने अप्रोच करना है। यह वो तरीका है जिससे आप पेपर को अप्रोच करेंगे। अब आगे देखिए बेटे, मोस्ट इफेक्टिव वे। तो बहुत बच्चे पूछते हैं सर बात समझ में आ गई, सारा ज्ञान समझ में आ गया, अब आप ये बताइए कि इस बायो को पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, कैसे तैयारी करें। सबसे बढ़िया तरीका इस बायो को पढ़ने का है क्या? तो देखिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आपने अपने आप को जो रीड करना है वो एनसीईआरटी, ये वो किताब है जो आपके लिए सब कुछ है। आपके लिए जो अकेला स्टडी मटेरियल कायदे में होना चाहिए वो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है। सारा का सारा पेपर इसी से आएगा, यहां से डायरेक्ट लाइंस आती हैं।
हर बार एनटीए का पेपर आपको एनसीईआरटी से ही देखने को मिलेगा, इसीलिए आपका मैक्सिमम टाइम भी एनसीईआरटी में जाना चाहिए। दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल फैक्ट, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब आप देखिए बड़े ध्यान से, सबसे पहले आपने ये डिसाइड किया कि आप या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन, मान लीजिए आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, मान लीजिए आपने एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, मान लीजिए आपने अभी डिसाइड करना है कि मुझे ऑनलाइन पढ़ना है कि ऑफलाइन। आज वो टाइम है जब डिसाइड कर लीजिए। अब एग्जाम की डेट आ चुकी है, बहुत ज्यादा चीजों को ज्वाइन करने से ज्यादा नंबर नहीं आएंगे। वो बात दूसरी है कि एंट्रेंस में हम देखते हैं कि जो रैंक 1 होता है वो कई बारी 5-5, 6-6 इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा हुआ होता है। उसकी हकीकत आपको और मुझे दोनों को पता है, लेकिन हकीकत यहां पर यह है कि आपके पास एक लिमिटेड टाइम है, उस टाइम का आपको प्रॉपर इस्तेमाल करना है। आप किसी एक तरफ जाइए, हर चीज अच्छी है, ये मान के चलिए जो आपका डिसीजन है वो बिल्कुल ठीक है, हर जगह आपको क्वालिटी मिलेगी ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए सिलेक्शन में आप ध्यान लगाइए सबसे पहले, और ये डिसाइड कीजिए कि प्राइमरी सोर्स आपने क्या लेना है। आप एनसीईआरटी पढ़ने के बाद में क्लास कर सकते हैं, या आप क्लास करने के बाद में एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन मैंने आपसे ये कहा कि प्लीज ओनली वन, कोई एक चीज उठा लीजिए। ऑफलाइन भी आपने मान लीजिए एक्स इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया तो बढ़िया है, ये मान के चलिए अपना 100% दीजिए। आपने ऑनलाइन में वाई प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है, वो भी सबसे अच्छा मान के चलिए, उसे अपना बेस्ट दीजिए। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू सी। लोग क्या करते हैं बेटे, इकट्ठा करते हैं। एंग्जाइटी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जब आपको एंग्जाइटी होती है तो आप चीजों को इकट्ठा करते हैं। आपको घबराहट होती है कहीं यहां से ना आ जाए, कहीं वहां से ना आ जाए, कहीं मंगल ग्रह से पेपर ना आ जाए, कहीं बायोलॉजी में संस्कृत ना पूछ ले। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है बेटे, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। डू नॉट कैटास्ट्रोफाइज द फ्यूचर इवेंट। फ्यूचर में जो चीज हो रही है उसके बारे में आज से चिंता नहीं करनी है। ये पेपर बायोलॉजी का ही आएगा, एनसीईआरटी से ही आएगा, धरती पर ही बनेगा और धरतीवासी ही बनाएंगे और धरतीवासी ही इसमें बेटे सेलेक्ट होते हैं। दिस वुड बी अ सिंपल पेपर। पेपर आसान होगा, मैं शुरू से कह रहा हूं कि पेपर बहुत आसान आता है, सिलेक्शन आसान नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स कम है और नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बहुत ज्यादा है। यह सच्चाई है, इस पर्सपेक्टिव को हमें करना है। लोग यहां की भी पीडीएफ, उसका भी क्वेश्चन, इसका भी क्वेश्चन, कबाड़ी टाइप का काम करना शुरू करते हैं, चीजों को इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उसमें से कुछ कर नहीं पाते। दैट वुड बी अ वेरी बैड थिंग। आप एक लिमिटेड चीज रखिए, क्वालिटी रखिए और उसमें अपना टाइम दीजिए। कर सकते हैं आप, पहले एनसीईआरटी पढ़िए फिर क्लास करिए, या पहले क्लास करिए फिर एनसीईआरटी पढ़िए, आपकी चॉइस है। लेकिन जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो नोट्स लीजिए, बड़े ध्यान से देखिए। इससे आपने खुद के नोट्स बनाने हैं। कैसे नोट्स बनाने हैं? जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तब आपने फैक्ट शीट्स बनानी है। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने एनसीईआरटी में एक बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पढ़ा और उसमें यह लिखा था कि फॉर एग्जांपल 6000 से लेकर के 8000 के बीच में डब्ल्यूबीसी काउंट है। तो यह फैक्ट अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने जर्नल में लिखिए कि डब्ल्यूबीसी काउंट कितना है। फिर मान लीजिए लिखा था रेयरेस्ट डब्ल्यूबीसी बेसोफिल है, आपको नहीं पता था तो वो आप यहां पर लिखिए। ये जो जर्नल है आपकी एनसीईआरटी के साथ में हमेशा आपके पास रहनी चाहिए। ये कॉपी हमेशा आपके हाथ में एक पेन होना चाहिए। हमेशा जो भी चीज आपने पढ़ी है वो उसी टाइम लिखी जाएगी, बाद में याद नहीं रहेगी बेटे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और आपने अपने हाथ से लिखना है। सो दिस इज इन योर हैंड। ये जो आप बना रहे हैं ये आपके हाथ से होना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने आप मेहनत करके खुद के फैक्ट शीट बनाएंगे तो आपको याद रहने की संभावना बहुत ज्यादा है। जब मैं टूथब्रश करता हूं, जब मैं ब्रश करता हूं तो मैं सोच के नहीं करता हूं कि कहां पर मुझे ब्रश करना है। मेरी आदत है, मैं रोज ये काम करता हूं तो मेरे मसल्स में एक मोटर मेमोरी बनी हुई है। और मोटर मेमोरी का फायदा यह होता है कि कुछ चीजें स्टीरियोटाइप्ड हो जाती हैं। आपका दिमाग अगर रुक भी जाए
तो मसल चलती रहेगी। खास तौर पे फिजिक्स में मैं बच्चों को ये बहुत ज्यादा सलाह देता हूं कि एक मोटा सा रजिस्टर ले लीजिए, हर एक क्वेश्चन को आखिर तक सॉल्व करने की कोशिश करिए, बीच में छोड़िए नहीं। एजुकेटेड का मतलब पढ़ा लिखा होता है, और लिखने का काम कीजिए, ताकि जब आप बार बार किसी चीज को लिखेंगे तो एग्जाम हॉल में आपको यह याद आ जाएगा कि यह चीज मैंने यहां पढ़ी थी। और जैसे ही आपको यह याद आ जाएगा तो ये इसको याद करना आसान भी है, बार बार आपकी आंख के सामने जाएगा कोई फैक्ट शीट तो बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएगा। ये जो फैक्ट शीट है इसको पिन अप करिए, अपने 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 सामने रखिए, अपनी आंख के सामने रखिए, और इससे आप रिवाइज और रिकॉल कीजिए। अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व कीजिए, उन्हें बायोलॉजी नहीं आती कोई बात नहीं, उन्हें आपने अपनी फैक्ट शीट पकड़ाई और उनसे आपने ये कहा कि बीच बीच में से मेरे से कोई क्वेश्चन पूछ लीजिए, आप उनका आंसर दीजिए। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या कर रहे हैं आप? रिवाइज और रिकॉल कर रहे हैं, और रिवाइज और रिकॉल में हिप्पोकैम्पस का काम आता है। हिप्पोकैम्पस आप जानते हैं ये बेसिकली हमारा जो लिम्बिक सिस्टम है उसका एक पार्ट है, और शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। सो जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आपको आज तक याद है क्योंकि आपने हजारों बार उसको किसी को सुनाया था, पिछले 10 साल में 12 साल में किसी को नहीं सुनाया होगा, पर आज भी क्यों याद है? क्योंकि जब एक ही इंफॉर्मेशन साइनेप्स से बार बार जाती है तो वो फैसिलिटेट हो जाती है, इसी को मेमोरी कहा जाता है। मेमोरी में इसीलिए रिवाइज एंड रिकॉल। मेरे को बायोलॉजी क्यों आती है? क्योंकि मैं 20 साल से हर साल 20 बैच को सेम चीज पढ़ा रहा हूं। सोच के देखिए मैंने कितना रिवाइज एंड रिकॉल किया हुआ है। क्या मुझे यह बायोलॉजी पहले दिन आती थी जब मैं पहली बार क्लास लेने गया? आंसर है नहीं। धीरे धीरे यह होता चला गया। बच्चों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, उनके कई बार मैं आंसर नहीं दे पाता था, मैंने घर गया, मैंने जाकर के उनका देखा कि इसका क्या आंसर हो सकता है, उस आंसर को मैंने ढूंढ के निकाला, अपने अपने रेपरटोयर में उसको ऐड किया, और इस वजह से मेरा आज जो आप रूप देख रहे हैं वो एक दिन का नहीं है, इसके पीछे इतनी ज्यादा मेहनत है। सो मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूं जितना हार्ड वर्किंग हूं। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हार्ड वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। IQ के साथ साथ EQ भी बहुत जरूरी है। उम्मीद है आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझ रहे होंगे कि यहां पर यह फैक्ट शीट आपके अपने हाथ से बनेगी, आपने इसको पिन अप कर देना है, और कुछ नहीं, रटने की जरूरत मत करिए, इसको केवल पढ़ना शुरू कर दीजिए। अक्सर आपने देखा होगा कि किसी स्टोरी को अगर आप 4-5 बार पढ़ लें तो उसकी आधी चीजें अपने आप याद हो जाती हैं बिना किसी प्रयत्न करे हुए। फिर ऐसे जबरदस्ती रटने की जरूरत नहीं होती, बिना रटे आप ये देखेंगे कि आपको काफी चीजें अपने आप ही याद हो गई है। उम्मीद है यह बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई। मैंने आपको यह स्टेप बताया कि आपने फैक्ट शीट बनाया, आपने इसी में कॉन्सेप्ट्स को अलग कर लिया। सो देखिए बेटे, दो चीजें हैं यहां पर। हमने ये कहा कि बायो में आपके पास दो तरह की चीज आ जाएंगी, एक तो फैक्ट्स आ जाएगा, दूसरा कॉन्सेप्ट्स आ जाएगा। अब देखिए कहीं एक गलती तो आप नहीं कर रहे हैं। हर बच्चा एक गलती करने के लिए यहां करीब करीब तैयार, मैंने देखा है। क्या गलती करते हैं लोग? ये सोचते हैं फैक्ट आखिर में याद कर लेंगे, एग्जाम से जस्ट पहले क्या याद कर लेंगे? फैक्ट याद कर लेंगे। कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इतने सारे फैक्ट इकट्ठे हो जाते हैं, आपने सोचा कि अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको एग्जाम के टाइम पर याद करेंगे। गलती कर दी आपने गलती कर दी। होगा ये कि आप थोड़े से टाइम में जब बहुत सारे फैक्ट को याद करने की कोशिश करेंगे तो ये भूत बन जाएगा बेटे आपके दिमाग में। इट विल क्रिएट अ मॉन्स्टर, पैनिक क्रिएट होगा बेटे। आपका एक एमिगडाला एक पार्ट है ब्रेन का, वो ब्रेन को हाईजैक कर लेगा, सेरिब्रम को, और बेसिकली क्या होगा? पैनिक क्रिएट होगा, फियर होगा। इस तरह की जो चीज है, एंजाइटी जिसे कहते हैं, इस तरह की चीजें आती हैं, आप भागना शुरू होंगे काम से। एग्जाम के अंदर जरा सा कंफ्यूजन हुआ, क्वेश्चन ही गलत नहीं होगा, आगे आने वाला पेपर खराब हो सकता है। मैंने बच्चों को देखा है एग्जाम में थोड़ी देर के लिए एंजाइटी होती है, एकदम बेटे दिमाग में गड़बड़ शुरू होती है और आंसू निकल जाते हैं, रोते हुए बाहर निकलते। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि आपने प्रोसेस को ठीक से नहीं किया। इसे बड़ी आसानी से अवॉइड किया जा सकता है बेटे। आपको साइंस समझने की जरूरत है, आपको इसके पीछे की बायोलॉजी समझने की जरूरत है। फैक्ट एक बारी में याद नहीं होता, फैक्ट को रिवाइज और रिकॉल किया जाता है, बार बार पढ़ा जाता है, तब जाकर के फैक्ट याद होता है। कंसेप्ट एक बार पढ़ा जाता है, कंसेप्ट को एक बार पढ़ लिया आपने, अच्छे से समझ लिया। जब आप एनसीईआरटी से कॉन्सेप्ट पढ़
रहे हैं तो इसमें टाइम लगाइए, खूब सारा टाइम दीजिए। जब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अब इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करिए। अब इसमें आपका जो स्वॉट एनालिसिस है वो क्वेश्चन से होगा। सो दो तरह की बायोलॉजी हमने अलग करी, फैक्चुअल बायोलॉजी, कंसेप्चुअल बायोलॉजी। फैक्चुअल बायोलॉजी में मैंने कहा आप रिवाइज रिकॉल कीजिए जो कॉन्सेप्ट्स है, उसमें मैंने आपसे कहा एक बार आपका कॉन्सेप्ट तैयार हो गया, अब आप इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए और ये देखिए कि किस तरह से ये आप बार बार कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इसके बाद जो अगला स्टेप है वो है आपका क्वेश्चन बैंक। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किससे प्रैक्टिस करते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन समझ लीजिए, द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। जितना आप प्रैक्टिस में पसीना बहाएंगे उतना आपका खून कम बहेगा लड़ाई में। सो एक मेटाफोरिकली बात कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। प्रैक्टिस इसीलिए की जाती है, टेस्टिंग इसीलिए की जाती है। प्रैक्टिस से हमें पता चलता है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है और हमारे रास्ते में थ्रेट क्या है, जिसे आप क्या कहते हैं, स्वॉट एनालिसिस। ये आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा। इससे आपको पता चलेगा वो कौन सा पार्ट है जिसमें आपका वाकई में स्ट्रेंथ है, कौन सा पार्ट है जो नेग्लेक्टेड है, जहां प्रॉब्लम है, जहां पर आपको और टाइम लगाने की जरूरत है। एक अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई देगी कि अगर मैंने इसको अगर थोड़ा सा टाइम और दे दिया तो मैं मौलाना आजाद में जा सकता हूं, मैं एम्स दिल्ली में भी जा सकता हूं। ये एक अपॉर्चुनिटी है। थ्रेट क्या होगा कि अगर मैंने ये नहीं किया तो कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो चीज है ये आपको किससे पता चलता है, क्वेश्चन बैंक से। और क्वेश्चन बैंक के बाद में रिवाइज और रिकॉल के लिए बार बार टेस्ट होता है। बच्चों को मैंने टेस्ट से भागते देखा है, वो ये कहते हैं सीधा एग्जाम हॉल में जाकर के टेस्ट में परफॉर्म करेंगे, नहीं होता बच्चे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये वो टेस्ट है जो आपको आपकी रियलिटी बता रहे हैं, इससे घबराइए नहीं। डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ अ फेलियर। किसी टेस्ट में आपके नंबर कम हो जाते हैं, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये टेस्ट आपको बहुत कुछ सिखा के जा रहा है, ये आपको बता रहा है आपकी प्रॉब्लम है कहां, और उस प्रॉब्लम को पहचानने में जो चीज मदद कर रही है उससे मत भागिए। अपने दिल को समझाइए कुछ नहीं होता। अभी ये मैं घर के अंदर टेस्ट कर रहा हूं, असली एग्जाम तो मेरा 5 मई को है, उसमें मैं उस तक मैं एक भी टेस्ट छोड़ूंगा नहीं। कोई एस्केपिज्म नहीं चाहिए बेटे, नो एस्केपिज्म एट ऑल। यहां पर मुझे बढ़ बढ़ के टेस्ट देना है, बल्कि मैं ऐसा टेस्ट देना नहीं चाहूंगा जिसमें सारे क्वेश्चन मुझे आते हो, क्योंकि फिर मैंने सीखा क्या। ये मेरी टेंडेंसी होनी चाहिए। ये मैं चाहता हूं कि टेस्ट के दौरान मेरे साथ ये हो कि कुछ गलतियां एग्जामिनर मेरी निकाल के दे दे, और उसके बाद आपके पास एक ग्रुप होना चाहिए जिसमें आप अपने डाउट्स को डिस्कस करें, और डाउट्स को डिस्कस करने के बाद में आपके पास एक मेंटर होना चाहिए जो आपको मेंटल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे। तो स्टेप तो हमने मोस्ट इफेक्टिव तरीका क्या है, हमने कहा एनसीईआरटी पढ़िए, एक ही चीज को फॉलो कीजिए। वो ऑनलाइन भी हो सकती है, ऑफलाइन भी हो सकती है। अपने नोट्स खुद बनाइए, फैक्ट शीट बनाइए ताकि आप पिन अप कर सकें, अपने हाथ से बनाइए। क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट में जरूर अपीयर होना है। और आपका एक स्टडी ग्रुप चाहिए, एक स्टडी ग्रुप चाहिए जिसमें आप डिस्कस कर सकें। सबसे आसान तरीका याद करने का किसी को पढ़ाना है, जैसे मैं कर रहा हूं। मैं जब आपको पढ़ा रहा हूं तो मुझे याद हो रहा है बेटे, मुझे याद हो रहा है। मुझे नहीं उम्मीद कि आपको कितना याद होगा, पर मुझे बहुत याद हो रहा है क्योंकि मैंने एक बार और उसको रिवाइज कर लिया है। अपने स्टडी ग्रुप में आप एक कंसेप्ट किसी को पढ़ा रहे हैं, कोई और दूसरा कंसेप्ट आपको पढ़ा रहा है, आप दोनों को फायदा होगा। इतनी सीट्स हैं कि सबका सिलेक्शन हो सकता है। यहां पर इस तरह की टेंडेंसी मत लाइएगा कि मैंने इसको ये बता दिया तो इसका भला हो जाएगा, मेरा नहीं होगा। एक अच्छा ग्रुप होना चाहिए। जितने अच्छे बच्चों के साथ आप बैठेंगे उतना आपका नंबर इंक्रीज होगा। सो आपके नंबर कितने आते हैं, आप अपने 4-5 सबसे अच्छे दोस्तों के नाम बताइए जिनके साथ आप रहते हैं, उन्हीं का एवरेज आपका भी नंबर आएगा। सो क्या तरीका है इस नंबर को बढ़ाने का, आप ऐसे लोगों के
के साथ बैठना शुरू करिए जिनके नंबर आपसे ज्यादा आते हैं, वो आपको यह बता देंगे क्या करने की जरूरत है, हम क्या करते हैं। इस तरह की जैसी चीज आपको पता चल जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा आपकी गलती क्या है। द फास्टेस्ट रूट टू सक्सेस इज टू फॉलो अ सक्सेसफुल मैन। जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि सारी गलतियां करके ही मैं सीखूं, मैं केवल गलतियों से ही सीखूं, ये कोई जरूरी नहीं है। यस, गलतियों से सीखूंगा तो जरूर, लेकिन केवल गलतियां ही कर करके सीखूं इतना टाइम मेरे पास नहीं है। मैं किसी और की गलतियों से भी सीख सकता हूं, किसी और के फीडबैक से भी सीख सकता हूं, किसी ऐसे आदमी से पूछ सकता हूं। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैंने 1988 में बेटे मेडिकल एंट्रेंस पास किया। मैं आपको बता रहा हूं कि इमोशनल कोशेंट ज्यादा जरूरी है आईक्यू से। आप कितना ठंडा रहते हैं, आप फ्लैबरगास्टेड तो नहीं होते, आपको एकदम दिमाग में पैनिक तो क्रिएट नहीं होता, कहीं आपने इस एग्जाम को भूत तो नहीं बना दिया है, कहीं आपने ये तो नहीं कह दिया कि यही एक एग्जाम है जो मेरी जिंदगी की वर्थ को डिसाइड करेगा। अगर इस एग्जाम में मैंने ठीक किया तो इसका मतलब मैं अच्छा हूं, और अगर मैंने ठीक नहीं किया तो इसका मतलब मैं बुरा हूं। अगर इस एग्जाम में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे मां बाप क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मेरे टीचर क्या कहेंगे, कहीं मैं उनको नीचा तो नहीं कर रहा हूं। इस तरह की टेंडेंसी तो नहीं है, कहीं अंदर आपके टेस्ट लेने में दिक्कत तो नहीं आ रही है, कहीं आप फेलियर से डरते तो नहीं। ऐसा तो नहीं कि बचपन से आपके 97, 98, 99% नंबर आए हैं, आपके कभी फेल ही नहीं हुए, और अचानक जब आप इंस्टीट्यूट में कोई पेपर देना शुरू करते हैं, नंबर कम आते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि ये कुछ भी गड़बड़ हो गई, ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। या फिर आप गिर के संभलने वाले हैं, आप गिर के दोबारा उठने की हिम्मत रखते हैं। आप कहते हैं कोई बात नहीं, मेरे हाथ में कंपास और घड़ी में से कंपास ज्यादा जरूरी है, मेरा रास्ता ठीक होना चाहिए, मैं झुकूंगा नहीं, मुझे पता है मेरा टारगेट क्या है, मुझे इसकी तरफ बढ़ते जाना है। रास्ते में दिक्कत आएगी, मैं हर एक जने से ये मदद लेता रहूंगा जो भी मेरी मदद करेगा। मुझे एक कंधा चाहिए जिसके ऊपर मैं अपना सिर रख सकूं, कभी दिक्कत आए मैं ये मान सकूं, ये पूछ सकूं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। कई बारी आपके घर में जो पार्टी चल रही है कैसी चल रही है, तो लोगों को कहते हैं कि आप बालकनी में जाके देखिए। अगर आप पार्टी के बीच में खड़े हैं आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी पार्टी कैसी चल रही है, लेकिन अगर आप बालकनी में जाकर के लोगों को देखेंगे, दूर से देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पार्टी लोग एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सेम चीज समझिए, किसी बाहर के जने से पूछिए मैं क्या गलती कर रहा हूं, और कोई जना अगर फीडबैक दे दे तो उस फीडबैक पर अमल करना शुरू कीजिए। किसी भी चीज में परफेक्शनिज्म इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम। जब भी आप इस चीज की कोशिश करेंगे कि पहले मेरा सिलेबस खत्म हो जाए फिर मैं टेस्ट दूंगा, गड़बड़ होगी बेटे, कभी खत्म नहीं होगा, ये सिलेबस खत्म नहीं होगा। आपको अपने दिल को समझाना पड़ेगा गुड एनफ इज गुड एनफ, काफी हो गया, अब जाकर के टेस्ट देता हूं, उससे पता लगेगा कि इसमें गड़बड़ क्या है। जो मैं कर सकता था मैंने किया, अपना बेस्ट एफर्ट देने की कोशिश कीजिए। मत सोचिए कि रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। फ्यूचर की एंजाइटी नहीं होनी चाहिए, पास्ट का रिग्रेट नहीं होना चाहिए। अपने आप को प्रेजेंट में कंपार्टमेंटलाइज कीजिए, अपने टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज कीजिए। लोग कहते हैं कि सर मेरा टाइम मैनेज नहीं हो रहा, सबसे पहले टाइम इन्वेंट्री बना लीजिए। देखिए 12 बजे से 2 बजे के बीच में मैंने क्या किया। कोई भी ऐसा काम इस नोटिफिकेशन के बाद जो आपको नीट में सेलेक्ट नहीं करा रहा है वो वेस्टेज है, उसे काट दीजिए। आपके जो मेन काम है वो 3 है। आपको पढ़ाई करनी है, आपने अपनी सेहत का ध्यान रखना है, और आपने अपने आप को एंटरटेन रखना है पॉजिटिवली। पॉजिटिव हेल्थ में तीनों चीजें पॉजिटिव कह रहा हूं, फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग मिलाकर के पूरा स्पेक्ट्रम बनता है हेल्थ का। तो मैं केवल फिजिकल बात नहीं कर रहा हूं, मेंटल और सोशल भी कर रहा हूं। दोस्त भी जरूरी है लेकिन डिस्ट्रैक्शन जरूरी नहीं है। जो भी काम टाला जा सकता है, किसी और को दिया जा सकता है, डेलीगेट किया जा सकता है, जो हाई प्रोफाइल नहीं है, जो कि आपको नीट एंट्रेंस एग्जाम के लिए नहीं लेकर के जा रहा है, उसको अभी टाल दीजिए। किसी रिश्तेदार के घर शादी है, जाना बहुत जरूरी है, 10 बजे जाइए, जिस टाइम पर खाना मिल जाए, और जाकर के फोटो खिंचाइए और वापस आ जाइए। 6 बजे मत जाइए, वहां पर आपका टाइम खराब हो जाएगा। जिस शब्द ने लोगों का सबसे ज्यादा टाइम बचाया है वो शब्द जानते हैं क्या है? वो शब्द है नो। हम किसी को नो नहीं कह पाते हैं तो आप सबसे ज्यादा बिजी रहेंगे विदाउट एनी वर्क। अगर आप ना नहीं कह पाते हैं तो आप बेटे मिजरेबल हो जाएंगे, आप सबके काम करते चले जाएंगे, और प्रॉब्लम क्या होगी बेटे? प्रॉब्लम क्या होगी? कहां तक करते जाएंगे? असर्शन रीजन क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट। सो बहुत से बायोलॉजी के बच्चे ये कहते हैं कि सर असर्शन रीजन क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट। मैं एग्री कर रहा हूं बेटे, ये नया ट्रेंड है, थोड़ा सा इसमें आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो मेडू हब पर मैं बहुत जल्दी एक सीरीज शुरू कर रहा हूं, हर यूनिट से एवरी यूनिट
मैं आपसे असर्शन रीजन क्वेश्चन लाइव क्लास करूंगा हर वीक में एक बार। बड़े ध्यान से देखिए, एक लाइव क्लास करेंगे जिसमें हर यूनिट के आपको असर्शन रीजन क्वेश्चन कराए जाएंगे। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बड़े ध्यान से देखिए, कंपटीशन बहुत ज्यादा है बेटे, पर हमें तो एक ही सीट चाहिए। सो अगर हमारे अंदर पैशन है, एक बार और तैयारी कर लेंगे। और भी तरीके हैं बेटे, मतलब और भी तरीके हैं डॉक्टर बनने के। सो कहने का मतलब ये तो आपका पैशन है। आप इस पैशन में अगले अपने 70 साल के लिए क्या आहुति देने को तैयार है, ये बहुत जरूरी है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मैं आपसे एग्री कर रहा हूं कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरी बात भी तो समझिए बेटे, मेरे को तो एक ही सीट चाहिए। मैं तो ये मान के चलता हूं कि मैं कर दूंगा इस काम को। आई कैन एंड आई विल। अगर कोई और कर सकता है, मैं अगर बेटे एक बात सुनिए, मैं खाना खा रहा हूं और अचानक लाइट चली जाए, घूप अंधेरा हो जाए, तो मैं खाने को नाक में नहीं घुसा दूंगा बेटे, खाना मुंह में ही जाएगा। मैंने इतनी प्रैक्टिस कर रखी है कि अगर मेरा ठीक नहीं हो रहा तो किसी का ठीक नहीं हो रहा होगा। इस कॉन्फिडेंस के साथ मैं जाऊंगा। सो मैं जब एग्जाम में जाऊंगा तो मैं सुपर कॉन्फिडेंट होकर जाऊंगा। मुझे पता है कि ये कॉन्फिडेंस है जो कि मुझे सब सक्सेसफुल बनाएगा लाइफ के अंदर। ये असर्शन रीजन जो मैंने आपको बताया, इसकी मैं लाइव क्लास शुरू करूंगा हर हफ्ते। ये आपका पेन पॉइंट है। और भी अगर आप कुछ बताएं तो मैं जरूर इस तरह के लाइव सेशन, जैसे भी क्वेश्चंस आपको चाहिए मुझे बताइए। मैं बहुत जल्दी आपके साथ ये चीज शेयर करूंगा कि किस दिन हम असर्शन रीजन की लाइव क्लास आपके साथ करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर एन के शर्मा है। मुझे बहुत मजा आया आप लोगों के साथ बात करके। उम्मीद है आपको भी फायदा हुआ होगा। सारे लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपनी प्रॉब्लम्स मुझ तक पहुंचाइए। मैं टू द बेस्ट ऑफ माय कैपेबिलिटीज कोशिश करूंगा कि आपकी इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे सकूं। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच।